अस्सलाम वालेकुम। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज हो रहा था। तो अब हमने देखना है कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर किस तरह से चेंज हुआ और लाइफ जो है उसकी वो किस तरह से ओरिजिनेट हुई अर्थ के ऊपर। तो ये कहा जाता है कि जो फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हुई अर्थ के ऊपर वो प्रोकैरियोट्स हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं वो किस तरह से ओरिजिनेट हुए कि जो वाटर है, वाटर के अंडर हीट प्रोड्यूस होती है वेंट्स के अंदर, जिन्हें कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रो मीन हीट, हाइड्रो मीन वाटर, थर्मल मीन हीट एंड वेंट मीन जो होल प्रेजेंट होते हैं। तो इन जो वाटर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है इन वेंट्स के ज़रिए से वो बाहर की तरफ आती है। तो जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक ब्लैक वेंट्स होते हैं, एक वाइट वेंट्स होते हैं। जो वाइट कलर के वेंट्स होते हैं ना उनके अंदर कुछ सोल्यूशन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रीबायोटिक सोल्यूशन और प्राइमोर्डियल सोल्यूशन भी कहते हैं इनको। ये जो सोल्यूशंस होते हैं इन सोल्यूशंस के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक लाइफ को ओरिजिनेट करवाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं ये हीट प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स जब मिलते हैं तो इससे क्या हुआ, इससे प्रोकैरियोट्स जो हैं वो इवॉल्व हुए। किस तरह से इवॉल्व हुए कि यहाँ पर जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट था। जब उसे न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी मिली तो उन न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी की वजह से वो पहले एक ऑर्गेनिक सोल्यूशन के अंदर चेंज हुआ। ऑर्गेनिक सोल्यूशन में चेंज होने के बाद वो जो है उसके साइडों पर एक मेम्ब्रेन बनी और वो प्रोकैरियोट्स के अंदर चेंज हो गया। इस तरह से प्रोकैरियोट्स जो हैं वो इवॉल्व हुए। वेंट हाइपोथेसिस है। वेंट हाइपोथेसिस क्या है? अब जो एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स किस तरह से इवॉल्व होकर यूकैरियोट्स के अंदर चेंज होते हैं, इसके रिलेटेड बहुत से हाइपोथेसिस दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो हाइपोथेसिस है वो है वेंट हाइपोथेसिस। वेंट हाइपोथेसिस क्या है? वन ऑफ द स्पेकुलेशन ट्राई टू एक्सप्लेन द ओरिजिन। यानी कि हमारे पास कोई भी ऑथेंटिक जो है एविडेंस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम अंदाज़न ये कहते हैं कि वेंट हाइपोथेसिस से जो है जो लाइफ जो है वो प्रोकैरियोट्स जो है वो ओरिजिन हुए। बिगन इन डीप ओशन इन अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं। वेंट जो है सप्लाइड द एनर्जी एंड रॉ मटेरियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। एनर्जी और रॉ मटेरियल किस तरह से कि जो हीट है वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और इसके अंदर जो सोल्यूशन है प्रीबायोटिक सोल्यूशन वो इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा एज अ रॉ मटेरियल और इस तरह से जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ होगा। एविडेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड आर्चियोबैक्टीरिया। आर्चियो मीन क्या होता है? आर्चियो मीन होता है अर्ली और बैक्टीरिया मीन बैक्टीरिया। तो आर्चियोबैक्टीरिया ये क्या है? ये अर्ली बैक्टीरिया हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जो सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स जो हैं इवॉल्व हुए थे वो आर्चियोबैक्टीरिया ही थे। ये बहुत सिंपल होते हैं, ये टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं अप टू 120 डिग्री सेल्सियस और ये लेस एवोल्यूशनरी चेंजेस होती हैं इनके अंदर और ये वेंट हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। यानी कि आर्चियोबैक्टीरिया जो है ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो एंशिएंट बैक्टीरिया है और हम इसको एज अ एविडेंस यूज़ करते हैं ताकि ये क्या करता है, क्योंकि ये वेंट हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा होता है और ये अभी भी प्रेजेंट है और ये 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं। और ये कहा जाता है कि जो फर्स्टली प्रीबायोटिक सॉल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो भी 120 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। न्यूट्रिएंट्स इन प्राइमिटिव इन्वायरमेंट लिमिटेड द अर्ली लाइफ। अब ये कहा जाता है कि जो वेंट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो प्रीबायोटिक सोल्यूशन था उसके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे, लेकिन वो एक लिमिटेड साइड के ऊपर मौजूद थे। तो वहाँ पर क्या था, इस तरह से जो लाइफ थी वो लिमिटाइज हो जानी थी। तो कम्युनिटी ऑफ लाइफ नीडेड अनदर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। तो जो लाइफ की कम्युनिटी है उसके लिए हमें क्या था, अदर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी की ज़रूरत थी। फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर जो प्रोकैरियोट्स जो हैं वो ओरिजिनेट हुए थे, उन प्रोकैरियोट्स के अंदर जब एवोल्यूशन आई तो उन्होंने फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर दी। फ्रीड लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ड्विंगलिंग सप्लाई ऑफ एनर्जी। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो था, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म यूज़ करता था H2S को, यानी कि CO2 प्लस H2S सनलाइट की प्रेजेंस में CH2ON प्लस S। अब ये जो सल्फर है इसको रिलीज़ कर रहा था और यहाँ पर जो इन्वायरमेंट था वो था रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर जो प्रोकैरियोट्स थे वो क्या थे, वो हेटेरोट्रोफ से, वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते थे बल्कि सराउंडिंग से लेते थे। तो उन्होंने क्या किया, सराउंडिंग से H2S को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जब H2S की जो क्वांटिटी थी वो कम होना स्टार्ट हुई तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, H2S की जगह पर किसी और चीज़ को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जैसे एवोल्यूशन ऑफ एरोबिक प्रोकैरियोट्स है, ये किस तरह से एवोल्यूशन ऑफ एरोबिक प्रोकैरियोट्स हुई कि इन्होंने ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट की।
यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब यहाँ पर क्या था, H2S था। जब इन्होंने H2S को सराउंडिंग से यूज़ किया, इसकी अमाउंट कम हुई, तो इन्होंने इसकी जगह पर क्या यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, वाटर को। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ, CH2ON प्लस O2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट बन गया वो बन गया ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट, यानी कि रेड्यूसिंग इन्वायरमेंट से वो चेंज होकर किसके अंदर चेंज हो गया, ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट के अंदर। जब इसका जो इन्वायरमेंट है जब वो चेंज हुआ तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी चेंजेस आई, जैसे कि ऑक्सीजन की वजह से जो है ओजोन फॉर्मेशन हुई। ओजोन यानी कि अर्थ की जो एटमॉस्फेयर था उसकी सराउंडिंग पर एक लेयर बन गई जिसे कहते हैं ओजोन। उसने यूवी रेडिएशन जो सन से आ रही थी उनको फिल्टर करना स्टार्ट कर दिया, और इस तरह से यहाँ पर बहुत से ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने ऑक्सीजन को यूज़ किया और उन्होंने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स जो हैं ये किस तरह से इवॉल्व हुए। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स जो यहाँ पर हमने पीछे पढ़ा है, तो प्रोकैरियोट्स जो है वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं और ये अराइज हुए 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद जो है इन प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स जो है वो इवॉल्व हुए, और ये क्या है, थॉट टू बी अपेयर, और ये 1.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है यूकैरियोट्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स से इवॉल्व हुए। यानी कि इनको प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स के अंदर इवॉल्व होते होते 2 बिलियन ईयर्स लग गए थे। एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस, पहला हाइपोथेसिस जो हमने देखा वो था हमारे पास वेंट हाइपोथेसिस। अब नेक्स्ट हाइपोथेसिस जो है वो है एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस की बेस पे हम ये देखेंगे कि किस तरह से प्रोकैरियोट्स जो हैं वो यूकैरियोट्स के अंदर चेंज हुए। सबसे पहले डिफाइन है डेवलपमेंट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली एंड वाज रिलेटेड विद सिम्बायोटिक रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ पास्ट। एंडो मीन होता है इन और सिम्बायोटिक का मीन होता है इकट्ठा होना। तो इसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपस में इकट्ठे होते हैं और वो एक रिलेशन बनाते हैं, और उस रिलेशन से वो क्या करते हैं आगे जो है प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स के अंदर चेंज होते हैं। ये प्रपोज किसने किया था, आइडिया वाज प्रपोज्ड बाय लिन मार्गुलस। लिन मार्गुलस ने ये आइडिया दिया था एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस का। अब नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। इंजेक्शन, लार्ज एरोबिक प्रोकैरियोट्स इंजेस्टेड स्मॉल एरोबिक प्रोकैरियोट्स। अब एक जो है लार्ज एरोबिक प्रोकैरियोट्स है उसने एक स्मॉल एरोबिक प्रोकैरियोट जो है उसको इंगल्फ कर लिया। जब उसने उसको इंजेस्ट किया तो वो उसको डाइजेस्ट करने वाला था, लेकिन डाइजेशन से पहले जो उसके अंदर क्या था, उसने देखा कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, उसके पास अपना डीएनए है, आरएनए है, 70s राइबोसोम्स हैं। तो उसने क्या किया, उसने उसकी डाइजेशन नहीं की बल्कि उसको अपनी बॉडी का पार्ट बना लिया, और उन्होंने सिम्बायोटिक एक रिलेशन बना लिया, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसने फोटोसिंथेसिस जो है उसने उसको फूड प्रोवाइड की और उसने उसको आगे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, स्टेबलाइज इंस्टेड ऑफ डाइजेशन। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। ये क्या हुआ कि वो जो एरोबिक प्रोकैरियोट था वो डेवलप्ड हो गया इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ, एडवांटेज ये हुआ कि पोजीशन ऑफ दीज एंडोसिम्बायोट्स ब्रॉट एडवांटेज ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, कि उन्होंने मिलकर एरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या है, वीप-लाइक स्ट्रक्चर होता है। इंजेक्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स सिमिलर टू स्पाइरल शेप्ड स्पायरोचीड्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तक जो है एरोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट की, माइटोकॉन्ड्रिया था उसके अंदर स्पायरोकीट्स आएंगे और वो आकर क्या करेंगे, उसके अंदर जब ऐड हो जाएंगे उस एरोबिक प्रोकैरियोट के अंदर जब गए तो उन्होंने वहाँ पर जाकर एक फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना दिया। देन क्लोरोप्लास्ट, सियानोबैक्टीरिया लेड टू डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब जो सियानोबैक्टीरिया हैं जब वो उस एरोबिक प्रोकैरियोट के साथ जाकर ऐड होंगे तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट को ऐड कर देंगे। और देन इसकी जो डायग्राम है अगर हम देखें कि किस तरह से प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं, तो अगर हम इसको डायग्राम के ज़रिए से देखें तो सबसे पहले ये क्या थे, ये लार्ज एरोबिक प्रोकैरियोट था, और ये क्या था, ये स्मॉल एरोबिक प्रोकैरियोट था। इसने जो लार्ज था इसने स्मॉल एरोबिक प्रोकैरियोट को इंगल्फ कर लिया। उसके बाद इसने डाइजेशन करनी थी, लेकिन इसने डाइजेशन नहीं की। इसने क्या कहा कि इसके अंदर क्या था, इस एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट था। तो इसने कहा कि हम समझौता कर लेते हैं कि मैं तुम्हें फूड प्रोवाइड करूंगा और तुम मुझे बदले में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो। इस तरह से इसने इसको इसकी डाइजेशन नहीं की बल्कि जो है इसको अपनी बॉडी का पार्ट बना लिया, और इन्होंने सिम्बायोट एक एंडोसिम्बायोट जो है एक रिलेशनशिप बना लिया। देन यहाँ पर स्पायरोकीट्स हैं। स्पायरोकीट्स जब इस अमीबॉइड जो फॉर्म कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया इसके साथ जब मिलेंगे तो यहाँ पर ये बना देंगे इंसेस्ट्रल अमीबा फ्लैजुलेट्स। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये फ्लैजुलेट्स जो हैं
फ्लैजेलेट लाइक स्ट्रक्चर, वीप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। देन अगर तो हम जो है इस अमीबॉइड जो प्रोक्रियोट है इसके अंदर अगर हम सियानोबैक्टीरिया को ऐड करते हैं तो सियानोबैक्टीरिया जब इसके अंदर इसके साथ मिलेंगे तो वो बना देंगे ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, जो कि सनलाइट से अपनी एनर्जी लेंगे। और अगर तो सियानोबैक्टीरिया इसके साथ ऐड नहीं होते तो ये सिंपल स्ट्रक्चर जो है ये बन जाएगा हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक सेल, जो कि अपनी फूड जो है वो अदर ऑर्गेनिज्म से लेंगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड में लास्ट आ भी चुके हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। एक इसमें है वेंट हाइपोथेसिस, व्हाट इज वेंट हाइपोथेसिस, और सेकंड क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसमें कुछ एमडीकैट के लिहाज से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। पहला इसमें एमसीक्यूज ये बनता है कि आर्चियोबैक्टीरिया कैन सर्वाइव एट, हमने शुरू में पढ़ा कि जो हॉट स्प्रिंग का जो टेम्परेचर होता है जहाँ पर प्रीमोर्डियल सोल्यूशन प्रेजेंट होता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी होती है कि वो एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 120 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये कहा जाता है कि आर्चियोबैक्टीरिया जो है ये एंशिएंट बैक्टीरिया है, अर्ली बैक्टीरिया है। तो ये सिर्फ जो हॉट स्प्रिंग का टेम्परेचर है यानी कि 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सिर्फ उसके ऊपर ही सर्वाइव करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 120 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है फ्लैजेला माइट हैव अराइजन्स थ्रू द इंजेक्शन ऑफ, फ्लैजेला जो हैं वो किस चीज़ के इंजेक्शन करने से जो है वो अराइज होते हैं। इसमें जो ऑप्शंस बनते हैं ना वो ऑप्शंस हैं कुछ तो सियानोबैक्टीरिया या स्पायरोकीट्स। तो सियानोबैक्टीरिया जो हैं अगर ये उनको इंजेक्शन करते हैं उनकी इंजेक्शन से ये हेटेरोट्रॉफ बनते हैं, लेकिन स्पायरोकीट्स जो होते हैं जब ये उनको इंजेस्ट करते हैं तो इनके अंदर जो है फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस होता है। थर्ड एमसीक्यूज है व्हाट वाज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। जो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर हमने देखा था कि वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो अपनी फूड जो है वो तैयार नहीं कर सकते, वो सराउंडिंग से लेते हैं। तो सराउंडिंग से जब वो अपनी फूड ले रहे होते हैं तो उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसको रिएक्ट करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर बनता है वो ये है कि जो हाइड्रोजन का सोर्स है वो है H2S।